नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आप देखना शुरू कर चुके हैं 12 बजे 12 खबर। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और आप जुड़ चुके हैं IBC 24 के साथ। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भीषण बाढ़ की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। कई इलाके हैं जहां पे भीषण बाढ़ आई है, इस पर भी हमारी नजर होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की कुछ और खबरों का भी करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं अपूर्व पाठक, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से, बहुत स्वागत आपका। अखंड प्रताप राय राजधानी लखनऊ से जुड़े हैं, स्वागत आपका भी। ज्ञानेंद्र मिश्रा जुड़े हैं हमारे साथ प्रतापगढ़ से, बहुत स्वागत आपका। सुशील कुमार जुड़े हैं CM सिटी से, स्वागत आपका भी। और इंद्रवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से। ये IBC 24 यूपी की ताकत है, इसीलिए खबर में बताऊं उसके पहले अपने सारे संवाददाताओं से आपको दिखा दे रहा हूं। ये डंके की चोट पे पत्रकारिता करते हैं, ये वो पत्रकार है। लेकिन अखंड, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हो रहा है राजधानी लखनऊ में, क्या खबर है आज की? जी राहुल, आपको बता दें कि अब तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहीं ना कहीं सियासत का केंद्र बन चुकी है और इस वक्त 2027 की चुनावी तैयारियों को लेकर के जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं उठापटक तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सियासी बाण भी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी और उनके सहयोगियों को लेकर के एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी की हार नजदीक होने का सहारा लेकर के बीजेपी पर तंज कसा और कहीं ना कहीं उनके सहयोगियों को लेकर के एक बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी को अपनी हार एहसास हो रही है। इसके चलते उन्होंने सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी है वो विशेषज्ञों की राय ले रही है, जिसके चलते पीडीए समाज को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों को अधिक से अधिक सीटें देने जा रही है। और उन्होंने कुछ एक सीटें भी दे रखी हैं, जिसमें आरएलडी को 79 सीटें करीब दी हैं, सुभाषपा को 39 सीटें दी हैं, और जो तमाम अन्य सहयोगी दल हैं, चाहे वो अपना दल है सो चाहे निषाद पार्टी हो, सबकी एक एक क्रम में उन्होंने सीटें दे रखी हैं। लेकिन इसी को लेकर के जो तमाम बीजेपी के एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने ही अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कल देर रात आशीष पटेल ने उनके पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए साफ तौर पर बोला था कि ये ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, लगातार ट्वीट करते हैं और हम एनडीए के साथ हैं, हम एनडीए के सहयोगी और लगातार बने भी रहेंगे। और अखिलेश यादव को अपनी हार दिख रही है, इस हताशा में कहीं ना कहीं वो इस तरीके के पोस्ट कर रहे हैं। वहीं सुभाषपा का भी इस पोस्ट पर रिएक्शन आया है। ओम प्रकाश राजभर ने भी पोस्ट करके कहा है साफ तौर पर कि समाजवादी पार्टी पहले अपने गठबंधन के बारे में देखे। और एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 201 सीटें देने जा रही है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, सीटें देने की बात कही बीजेपी के अपने सहयोगियों को, अब धीमे धीमे खुल करके जो तमाम सहयोगी बीजेपी के हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ही नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि ट्वीट करते ही नजर आते हैं। और सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, तो वो तो लगता है कि एक पर डे कोई ना कोई ट्वीट अखिलेश यादव को लेकर के करते हैं। और साफ तौर पर उन्होंने भी पूरी की पूरी एक लिस्ट, जैसे अखिलेश यादव ने लिखा है उसी तरीके से उन्होंने भी एक पोस्ट कर रखा और साफ तौर पर उसको उस पोस्ट में उन्हीं के लहजे में ही जवाब देने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं सियासी माहौल है इस वक्त राजधानी में, या यूं कहें पूरे उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ है। लेकिन एक के बाद एक पोस्ट का जो जवाब है तमाम नेता वो अपने हिसाब से देते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल जी, ये अनर्गल की राजनीति है, पता है? ये राजनीति जो है, ये राजनीति ही खेली जा रही है। अब भाई, समाजवादी पार्टी को कैसे पता कि क्या सीटों का बंटवारा हो रहा है, कितनी सीटों को किसको दिया जा रहा है? ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि समाजवादी के पास भी गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी के पास गठबंधन है। और ये माहौल ऐसा है इस वक्त कि टक्कर बड़ी कांटे की है। तो अपूर्व, अयोध्या नगरी से क्या आज की खबर है? बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूंगा कि हृदय विदारक घटना सामने निकल कर आई है। कल देर रात गश्त के दौरान एक एसआई और एक कांस्टेबल की सड़क दुर्घटना हो जाती है। बताया जा रहा है कि वो गश्त पर जा रहे थे और वहीं पे अचानक ट्रेलर पर गिट्टी लदी हुई आके भिड़ जाती है, जिससे जो एसआई हैं आलोक यादव, उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन उनको जिला अस्पताल लाया जाता है, वहाँ पे डॉक्टर मृत घोषित करता है। लेकिन वहीं अगर सिपाही की बात की जाए तो उनका इलाज अनवरत जारी है। लेकिन ये पुलिस विभाग के लिए बड़ी ही दुखद खबर है और यूं कहें कि पूरे देश के लिए, क्योंकि एक वीर सिपाही
जो ड्यूटी के दौरान उसकी सड़क हादसे में मौत हो जाती है। तो इस समय अयोध्या में वहीं पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर उसका पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो इस तरीके की जो कवायद है वो अयोध्या पूरी लगातार कर रही है, लेकिन ये हृदय विदारक घटना है वो आज हर कोई स्तब्ध है, क्योंकि उसके व्यवहार, उसके कुशलक्षेम से लोग उसको जानते थे। आज जो भीड़ लगी है पोस्टमार्टम हाउस पर, कहीं ना कहीं उसके अपने परिचय की वजह से काफी सारे नेता या लोकल लोगों की बात की जाए तो वो सभी का जमावड़ा है जी। और साथ ही राहुल, हाँ बताइए। बिल्कुल साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो कल एसआईटी ने प्रारंभिक यानी कि अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी, जिसको लेकर जो है बात करें तो चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दिया गया था, उसको लेकर लगातार साधु संतों में कहीं खुशी है तो कहीं रोष व्याप्त है जो है जिस तरीके से एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट होने को लेकर। लेकिन अब अयोध्या वासी क्या कहते हैं इसको लेकर आईबीसी लोगों से बात करेगा और लोगों से जानेगा कि हालांकि जो अंतिम रिपोर्ट पेश की गई है इससे कितना संतुष्ट लोग दिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि बहुत विरोधाभास है। कल मेरी आपसे बात हो रही थी कि भाई 40 दिन में 70 बार चोरी हुई है, और क्या वही लोग 8 दोषी हैं जो जेल में बंद हैं बिना किसी बड़े के इशारे के? ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सबको क्लीन चिट मिल गई। तो ये पूरा देश जानना चाह रहा है, तो इस पे अयोध्या का रिएक्शन आना बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद अपूर्व पाठक इस पूरी जानकारी के लिए। इंद्रवीर सिंह, क्या खबर है रायबरेली से? राहुल, देर रात अगर मैं बात करूं तो थाना तलोन क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म वांछित आरोपी, अगर मैं बात करूं तो मुन्ना कुरैशी जो है, मुखबिर खान की सूचना पर पुलिस ने इसका घेराव किया है कुरैशी के जंगल थाना तलोन क्षेत्र के अंतर्गत से, और वहां पर पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई है, जो कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म में वांछित चल रहे थे। मैं बार फिर रिपीट करूंगा, मुन्ना कुरैशी इनका नाम था, और इनके पास से जो है 315 बोर का एक जो है असलहा मिला है, उसके साथ साथ एक जिंदा कारतूस। और वहीं पर रायबरेली पुलिस ने जब इसको घेराव किया और रोकने की कोशिश करी तो इन्होंने फायर किया है। फायर में जवाबी फायरिंग में इनके बाएं पैर में जो है गोली लगी है, और इनका इलाज जो है रायबरेली पुलिस करा रही है अस्पताल में। फिलहाल ये बड़ी खबर है रायबरेली पुलिस की, नाबालिग दुष्कर्म में वांछित चल रहा मुन्ना कुरैशी कोड़री जंगल थाना तलोन क्षेत्र के अंतर्गत देर रात रायबरेली पुलिस की और यूं कहें तलोन पुलिस की मुठभेड़ हुई है, और उसमें इनको जो है आधा लगड़ा बना दिया है रायबरेली पुलिस ने। जी राहुल, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। सुशील कुमार, क्या खबर है गोरखपुर से, सीएम सिटी से? देखिए राहुल, दो खबर की अगर हम बात करें तो यहाँ गोरखपुर में दो बड़ी खबर है। एक तो सुबह सुबह जो है भोर में मुठभेड़ में एक वांछित 15,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये वांछित अभियुक्त जो है खजनी थाना क्षेत्र का रहने वाला, और यहाँ पर लूट, हत्या जैसे तमाम मामलों में जो है वांछित था और रंगदारी के मामले में फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर बागागाड़ा के पास से पुलिस ने जब इसे रोकने की कोशिश की तो ये भागने की कोशिश की और अनियंत्रित होकर बाइक से गिर गया। उसके बाद इसने पुलिस पर फायर कर दिया, और उसके बाद जवाबी फायर में पुलिस ने इसके दाहिने पैर में गोली मारी और इसे गिरफ्तार कर लिया है, और इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की माने तो एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि काफी जो है सालों से ये फरार चल रहा था। उस पर 15,000 का इनाम था, और आज इसे जो है मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, तो एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए है। दूसरी खबर की बात करें तो लगातार श्रावण मास में जो कांवड़ियों के जाने का सिलसिला है राहुल, वो लगातार जारी है, और इस समय देवघर जाने के लिए सारी ट्रेनें लगभग आपको जो है कांवड़ियों से भरी नजर आ रही है। ऐसे में रेलवे ने एक बार फिर से 2 और अन्य स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है। अनारक्षित ट्रेनें हैं जो 18, 19, 20, 25 और 26 तारीख तक चलेगी, और ये अनारक्षित ट्रेन चलने से बिहार और झारखंड के यात्रियों को काफी फायदा मिलने वाला है, जिससे वो जो कांवड़िए हैं वो और जो है बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं वो आराम से देवघर जाकर के वो वहां पर जलाभिषेक कर सकते हैं और फिर वापस अपने गंतव्य स्थानों तक आ सकते हैं। इसको लेकर बाकायदे रेलवे ने समय सारणी से लेकर तमाम सोशल मीडिया के जरिए और अपने वेबसाइट पर इसको पूरी तरह से समय सारणी को जो है जारी कर दिया है। जी राहुल। हाँ, क्योंकि उधर से बहुत लोग जाते हैं देवघर, बोलबम बहुत लोग जाते हैं प्रयागराज से होते हुए गोरखपुर होते हुए, तो अगर ये ट्रेन चल रही है तो बहुत बड़ी राहत है। बहुत धन्यवाद सुशील इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। ज्ञानेंद्र मिश्रा हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र जी, क्या खबर है प्रतापगढ़ से आज की?
बिल्कुल देखिए राहुल, प्रतापगढ़ की बात करें तो फिर से एक बार रिश्तों को तार-तार करने वाली खबर कल निकल के आई। जब हम आप लाइव कर रहे थे तो उसी दौरान एक बड़ी घटना हो गई। आपको बताते चले, प्रतापगढ़ के कोरम थाना के अंतर्गत एक मदाफापुर बाजार पड़ता है, जहां पर एक जीजा ने अपने ही साले को जो है गोलियों से छलनी कर दिया। आपको बताते चले पूरा घटनाक्रम क्या है, पूरा घटनाक्रम और सिलसिलेवार से बताते हैं कि एक दिन पहले पति पत्नी में लड़ाई होती है, फिर उसके बाद जो है पत्नी जो है अपने भाई को फोन करती है और देवेंद्र यादव जो कि मृतक है वो जाता है अपनी बहन को अपने घर लेकर के चला आता है। उसकी एकलौती बहन थी और वो अपनी बहन पे अत्याचार नहीं देख सकता था। और पति जो है उसका मिलिट्री में था, तो रिटायर मिलिट्री में था, सुल्तानपुर के सुल्तानपुर हॉस्पिटल में गार्ड की नौकरी भी कर रहा था। तो जब लेकर के चला आता है तो सीधे तौर पे वो जो है रिटायर फौजी जो कि आरोपी है और अपने ही साले को मारा है, उसने पहले रात में काफी मैसेज डालता है कि पूरे घर जो वाले अपने कफन की तैयारी कर ले। पहले धमकी देता है, ऑडियो मैसेज छोड़ता है, मैसेज डालता है, फिर उसके बाद दूसरे दिन अपनी जो है लाइसेंसी पिस्टल लेकर के वहां पहुंच जाता है। फुल लोडेड मैगजीन थी और उसमें पहले पहुंचता है, अपनी बुलेट खड़ी करता है, मेडिकल स्टोर जो रहता है उसी के ऊपर उनका परिवार रहता है। वहां पहुंचता है, पहले तू-तू मैं-मैं शुरू होती है, तू-तू मैं-मैं के बाद फिर उसके बाद पहली गोली मारता है पैर में, दूसरी गोली कमर में, तीसरी गोली सिर में, जिसमें देवेंद्र यादव की मौके पे ही मौत हो जाती है। लेकिन वहां से वो जैसे ही अंदर घुसने का प्रयास करता है, देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आस-पास लोगों का रिएक्शन, और रिएक्शन बहुत ही तेजी से बाजार के लोगों को मिला और तुरंत ही आरोपी को दर्द पहुंचा। आरोपी जो कि तुरंत ही दर्द पहुंचने के बाद उसको वहां के व्यापारी लोगों ने बुरी तरीके से घायल भी कर दिया। फिलहाल आरोपी अभी पुलिस के कब्जे में है और कुछ जिंदा कारतूस, लाइसेंसी पिस्टल, उसकी बुलेट, एक चापर और जो है चैन उसके बुलेट की डिग्गी में से मिला है। तो साफ तौर पे ये बातें निकल के आई हैं और उसकी बहन का सबसे बुरा हाल है, क्योंकि अगर बात करें तो 28 तारीख को रक्षाबंधन भी है। तो एक तरीके से पति पत्नी की लड़ाई थी, पति पत्नी की लड़ाई खत्म हो सकती थी, लेकिन पति ने ही जो है अपने ही सगे साले को गोलियों से छलनी कर दिया। फिर उसके बाद वहां से भागने का भी प्रयास कर रहा था, परंतु वहां के जो बाजारवासी थे, क्योंकि कल बाजार भी थी, और उसके बाद वहां के बाजार लोगों ने उस आरोपी को पकड़ करके विधिवत पिटाई कर दी। अभी फिलहाल उसको प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में इलाज भी चल रहा है, जिसके उसको जो है सिर में चोटें आई हैं और गंभीर रूप से चोटें आई हुई हैं। और प्रतापगढ़ पुलिस कह रही है कि अन्य कार्रवाई के लिए भी आगे जो है देखा जाएगा। लाइसेंसी पिस्टल को जो है साफ तौर पे कहा जा रहा है कि कैंसलेशन के लिए डीएम को आवेदन भी दिया जा सकता है और साफ तौर पे प्रतापगढ़ पुलिस लाइसेंसी पिस्टल जो है कैंसलेशन के लिए भी जो है प्रतापगढ़ के डीएम को भेजेगी। राहुल में खबर बताई और हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आप 12 बजे 12 खबर में जुड़ने के लिए। देखिए हमने टेलीविजन पर 3 नए प्रोग्राम शुरू किए हैं जो पिछले 1 महीने से चल रहे हैं, उनके साथ आप जरूर जुड़िए। सबसे पहले 1:30 बजे यानी 1:30 पर हमारा उत्तर प्रदेश, फिर 5 बजे शहमात यूपी की बात का वक्त होता है और फिर रात 10:30 बजे यूपी दिन भर, यानी IBC 24 अब उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका है और YouTube पर हमें बहुत रिस्पांस मिल रहा है, तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है। इसके लिए सभी उत्तर प्रदेश के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।